सन 1871 में बनाया गया क्रिमिनल ट्रायल एक्ट सन 1900 में सिंध पर लागू हुआ और इसका मकसद हुरों को अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत से रोकना था। ये कानून सन 1957 तक हुरों पर लागू रहा। ताहम सन 1941 से 1946 तक हुरों के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ साम्राज्य ने सन 1942 में सिंध असेंबली से उजलत में पास करवाए गए हुर सेपरेंस एक्ट समेत बेशुमार काले कानून नाफिज करके हुरों के लिए ज़िंदगी की राहें मसदूद किए रखी। हम जब बरे सगीर में जो तहरीकें चली हैं उस पर जो लिटरेचर देखा है या उस पर जो वीडियोस बनी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं, फिल्में बनी हैं, वो काम हुर तहरीक पे नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ ये आज तक हमें बात समझ में नहीं आई। जैसे अंग्रेज़ों ने साजिशें की सूरिया बादशाह के ख़िलाफ़ और उनको फांसी की सज़ा दी, इसी तरीके से पाकिस्तान बनने के बाद कायद-ए-आज़म की रहलत के बाद भी साजिशें होती रहीं और तारीख़ को मस्ख़ किया गया। जून सन 1942 से मई सन 1943 तक मार्शल लॉ भी लागू रहा। इन तमाम कवानीन को डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के साथ नथी करके हुरों पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जाते रहे और इन्हें ग़ुलामी से आज़ादी के नारों की पादाश में जराइम पेशा करार दिया जाता रहा। ब्रिटिश मार्शल लॉ के दौर में हुरों को देखते ही गोली मार देने के अहकामात थे। हुर एक्ट के नफाज ने कानून नाफिज करने वालों को जुल्म और बर्बरियत के तमाम इख्तियारात दे रखे थे। इन पत्थर दिल सिपाहियों पर कोई कानून लागू नहीं होता था। ऐसे में पीर सिबगतुल्लाह की ललकार ने जालिम के ऐवान हिला दिए और मजलूम को नया हौसला दिया। हुर जिस सिपह सालार की तलाश में थे वो इन्हें पीर सिबगतुल्लाह शाह राशिदी की शक्ल में मिल चुका था। आज़ादी या मौत, वो सूरिया बादशाह ने इसलिए किया क्योंकि ऐसे हालात हो गए थे कि मज़ीद ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं थी और सूरिया बादशाह ने वो मूवमेंट को लीड किया। यूरोपी तारीख दान पीटर माइन ने अपनी किताब सेंट्स ऑफ द सिंध में पीर सिबगतुल्लाह शाह की मर्दाना वजाहत, उनकी बहादुरी, बेबाकी और कायदाना सलाहियतों के कसीदे लिख छोड़े हैं। मौर्रिख लिखता है कि हुर जमात अपने रहनुमा के एक इशारे पर अपनी जान देने से भी दरेग नहीं करती थी। कि ये तो बड़ी ब्रेव नेशन है, दलेर हैं, डरते नहीं अंग्रेज़ हैं। जो पीर साहब कहते हैं उसमें कूद जाओ, कैनाल में स्विमिंग आती हो नहीं आती हो कूद जाओ, वो कहते हैं कि इनके लड़ो, इनके ख़िलाफ़ कुल्हाड़ी लेके वहाँ उनके ब्रेन गन या ऑटोमेटिक वेपन उनको अटैक करते तो मारे जाते थे। सूरिया बादशाह ने अपने वतन के खातिर कुर्बानी दी तो उस टाइम पे हमारे जो बड़े थे उनको जैसे हुक्म मिला अपने मुर्शिद का कि भाई हम लोगों को वतन की आज़ादी के लिए जो है लड़ना है और ये दुश्मनों से जान छुड़ाने को ये गैर है, वो उनसे आज़ादी हमें चाहिए। तो हमारे बड़े भी उस टाइम भी साथ थे। अंग्रेज़ को पीर साहब की दिलेरी से खौफ आता था। वो जानते थे कि हमारी गासिबाना ताकत इस मर्द हुर की हिम्मत और इस्तिकामत का मुकाबला करने के काबिल नहीं। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पीर सिबगतुल्लाह शाह के जज्बात का ये आलम था कि एक मरतबा उन्होंने अपने किसी बुज़ुर्ग को तस्वीर में अंग्रेज़ के हाथों कोई सनद वसूल करता देख लिया तो उन्होंने तैश में आकर ये फ्रेम शुदा तस्वीर ज़मीन पर दे मारी थी। जालिम हुक्मरानों तक ये खबर पहुंची तो वो सीख पा हो गए। पीर सिबगतुल्लाह शाह राशिदी अल मारूफ सूरिया बादशाह ने साबित कर दिया कि वो ना तो झुकने वाले हैं ना बिकने वाले। अपनी इन्हीं खूबियों के बायस वो अंग्रेज़ हुक्मरानों की आंखों में कांटे की तरह खटकते थे। इन्हें ज़ेर करने के लिए अंग्रेज़ साजिशों के जाल बुन रहे थे। सन 1930 में 21 साला सूरिया बादशाह को बिलाखिर गैर कानूनी असलाह रखने समेत बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट सखर की अदालत में इन पर मुकदमा चला। खान बहादुर मोहम्मद अयूब खोड़ो की कोशिशों से पीर साहब ने 500 रुपये यौमिया पर अपने वक्त के जिस महंगे और काबिल तरीन वकील से कानूनी मदद ली वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्हें बादज़ां तारीख़ ने कायद आज़म के नाम से अमर कर दिया। इस मुकदमे में मोहम्मद अली जिन्ना की मुआवनत एडवोकेट मोतीराम एडवानी ने की। मजिस्ट्रेट को हुक्म था कि मुल्जिम को उसके वकला से भी ना मिलने दिया जाए। मजिस्ट्रेट ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए पीर सिबगतुल्लाह को गैर कानूनी असलहे और अगवा जैसे झूठे इल्ज़ामात की पादाश में 10 साल कैद की सज़ा सुना दी। एक केस बना के उसने एक लड़के को पेटी में बंद करके रखा है। अल्टीमेटली बाद में पता चला कि उसको भी पेमेंट स्पेशल ब्रांच से हो रही थी। दूसरा ये कि उसके ये गैर कानूनी असला है। आर्म्स एक्ट में प्रोविज़न था कि इम्पोर्टेंट लोगों को परमिशन दी जाए वेपन रखने की विदाउट ए लाइसेंस। वो एक लेटर इशू होता था। तो पीर सिबगतुल्लाह शाह को भी 10-12 लाइसेंस 10-12 वेपन्स का इस तरह से
لیٹرز ملے تھے۔ तीसरा एक कत्ल का केस था, वो झूठा साबित हुआ। कायदे आज़म वकालत की 1930 में, कायदे आज़म सखर आए जो पीर साहब का मुकदमा लड़े, मगर फिर भी उन्होंने सज़ा दी। पूरा केस बनाया गया था। इस फैसले के खिलाफ पीर साहब ने सिंध की चीफ कोर्ट में ताज बरतानिया को फरीक बनाते हुए क्रिमिनल अपील दायर कर दी। अदालत ने उनकी सज़ा को 10 साल से कम करके 7 साल तक महदूद कर दिया। मोहम्मद अयूब खोड़ो इस गासिबाना फैसले के खिलाफ सिंध के कमिश्नर जॉर्ज थॉमस से भी मिले, मगर बेसूद। अंग्रेज़ पीर साहब की हिमायत में कुछ सुनने को तैयार न था। सन 1942 की हुर तहरीक पर गहरी नज़र रखने वाले उस वक्त के एक ईमानदार सरकारी अफसर मेजर जनरल रिटायर्ड विसाल मोहम्मद अपने मजमून में रकम तराज हैं कि उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी में अफसरान की अक्सरियत पीर सिबगतुल्लाह शाह राजदी के मौक़िफ़ की खामोश हामी थी, मगर अंग्रेज़ों के वफ़ादार कुछ अफसरान पीर सिबगतुल्लाह के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों के पिट्ठू बन चुके थे। शायद यही वजह थी कि कोई सबूत दस्तयाब न होने के बावजूद अदालत ने सज़ा का हुक्म बरकरार रखा। जालिम हुक्मरान पाबंद सलासल पीर सिबगतुल्लाह की अवामी मकबूलियत और अवाम में उनके असर व रसूख से इस हद तक खौफजदा थे कि उन्होंने पीर साहब को सिंध की जेलों में रखना तक मुनासिब न समझा। अपने अहले खाना, मुरीदों और दीगर मुलाकातियों से दूर उन्हें ढाका, रत्नगरी, राजशाही और मेदनापुर की जेलों में मुंतकिल किया जाता रहा। ये सब अपने मौक़िफ़ से एक कदम पीछे ना हटने वाले उस मर्द आहन को काबू करने के लिए किया जा रहा था, मगर पीर सिबगतुल्लाह शाह राजदी सूरिया बादशाह अहद कर चुके थे कि सिंध धरती से अंग्रेज़ के स्याह राज का खात्मा ही उनका मिशन है। अपने रहनुमा की रिहाई के लिए हुरों ने सरकारी दफातर के बाहर पुरअमन मुजाहिरों, धरने और भूख हड़ताल का सिलसिला शुरू कर दिया। जेल में भी पीर साहब पर सरकारी मजालिम जारी रहे, यहाँ तक कि उन्हें अपनी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाने के लिए 8 रोज़ तक भूख हड़ताल करना पड़ी। बिलाखिर एक सेशन जज ने जेल का दौरा किया और फैसला किया कि पीर साहब ने जेल में किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की है। ये जज पीर साहब की भूख हड़ताल ख़त्म करवाने में भी कामयाब हो गया। उसने कलेक्टर की जानिब से पीर साहब पर जेल कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात को मज़िका खेज़ करार दिया और बिलाखिर सज़ा के 7 साल मुकम्मल करने के बाद सूरिया बादशाह को मेदनापुर जेल से 25 नवंबर सन 1936 को रिहाई नसीब हो सकी। कि जब वो रत्नागिरी जेल और जेलों में रहा तो वहाँ पे पीर साहब ने बहुत बड़ी स्टडी की। आज़ादी के बहुत सारे वहाँ पे जो लीडरान हैं उनसे पीर साहब की मुलाकात हुई। जब मक्के हज के लिए गए तो वहाँ पे भी सियासी आदमी से पीर साहब की मुलाकात हुई। रिहाई के बाद पीर साहब दिल्ली और कलकत्ता का दौरा करते हुए तकरीबन 1 हफ्ते बाद खुसूसी रेल के ज़रिए रोहड़ी पहुँचे। उनके इस्तकबाल के लिए रूहानी हस्तियाँ, ज़मींदार और मुरीदैन समेत हर तबका फ़िक्र के अफराद की भारी तादाद स्टेशन पर मौजूद थी। उस वक्त के गवर्नर सिंध सर लैंसलॉर्ड ग्रैहम ने एक बार फिर पीर साहब को अपने मौक़िफ़ से हटाने के लिए खैर सगाली के पैगामात भेजना शुरू कर दिए, मगर 7 साल तक कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करते हुए पीर सिबगतुल्लाह शाह बर्र सग़ीर की सियासत और अंग्रेज़ की रेशा दवानियों को खूब अच्छी तरह भांप चुके थे। मुस्लिम लीग, कांग्रेस और अंग्रेज़ की सोच के धारों से वो पूरी तरह वाकिफ़ होकर बाहर आए थे। वो तहैया कर चुके थे कि जब तक अंग्रेज़ के नापाक कदम से सिंध की धरती को पाक नहीं कर देंगे उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। कैद से रिहाई के बाद पीर साहब की ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियां आ चुकी थीं। उन्होंने इंतहाई सादगी इख्तियार करते हुए पुरतायुश मामूलात तर्क कर दिए थे। वो सादा लिबास पहनने लगे थे। वो अपने मुरीदैन को भी सादगी की तलकीन करते थे।